नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की खबरें। नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव कराने निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इसी तारतम्य में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने सोमवार को ईवीएम के एफएलसी कार्य का निरीक्षण किया है। स्थानीय निर्वाचन के सिलसिले में ईवीएम का एफएलसी फर्स्ट लेवल चेकिंग कार्य स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प ने एफएलसी कार्य का निरीक्षण किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने एफएलसी कार्य के दौरान मशीनों की चेकिंग के संबंध में इंजीनियर से जानकारी ली। इस दौरान बताया गया कि मशीनें सही स्थिति में हैं तथा बहुत कम मशीनें क्रियाशील नहीं हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि अक्रियाशील मशीनों को अलग से रखवालें की व्यवस्था कराएं। कलेक्टर ने चेक की गई मशीनों को व्यवस्थित ढंग से ट्रंक में रखवाने के निर्देश दिए हैं तथा कहा कि एफएलसी कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं। उन्होंने उप जिला निर्वाचक अधिकारी से एफएलसी कार्य सहित स्थानीय निर्वाचन के सिलसिले में सामग्री वितरण एवं वापसी सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समस्त कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान नोडल अधिकारी पंकजराव गोरखेड़े ने एफएलसी कार्य की प्रगति से जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया है। निरीक्षण के दौरान आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, उप जिला निर्वाचक अधिकारी ए.के. झा उपस्थित रहे। पुलिस कंट्रोल रूम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने आला अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें अपराधों पर नियंत्रण एवं पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर चर्चा की गई। गत 22 मई को पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस कप्तान नवनीत भसीन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज विवेक कुमार लाल द्वारा रीवा जिले में समस्त विभागीय अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में माफिया के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं थाना की व्यवस्था, महिला सुरक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, कानून व्यवस्था, नारकोटिक्स, अवैध गांजा, कोरेक्स के संबंध में कार्यवाही के साथ साथ दूरसंचार, साइबर अपराध एवं यातायात नियंत्रण के संबंध में कार्य योजना तैयार की गई है एवं सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा समन्स वारंट तामील कराना सुनिश्चित करें। थाना प्रभारियों की तामीली संतोषजनक ना पाए जाने पर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यही नहीं, इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में जिले के समस्त थाना प्रभारियों को नेफिस सिस्टम का भी प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में समस्त थाना प्रभारियों को निरीक्षक वीरेंद्र पटेल द्वारा नेफिस सिस्टम यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में नेट सिस्टम, जो कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा पूरे देश में संचालित किया जा रहा है, जिससे अपराधियों के फिंगरप्रिंट के माध्यम से इनके फीडबैक लिए जा रहे हैं तथा इन सिस्टम के माध्यम से अपराधियों को ट्रेस किया जा रहा है। साथ ही पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन पर सभी आरोपियों के फिंगरप्रिंट आवश्यक रूप से तैयार किए जाने की दिशा में थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आरोपियों के फिंगरप्रिंट तैयार करके उनका डाटाबेस तैयार किया जाए। ऐसा होने से अपराध का ग्राफ भी कम होगा। एनएसयूआई के छात्रों ने बिजली विभाग कार्यालय में जड़ दिया ताला। साथ ही कार्यालय की बिजली पंखे व कूलर बंद कर बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। कहा, जब तक लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक विभाग की लाइट को भी बंद रखा जाएगा। इसी बात को लेकर धरना भी दिया गया। बिजली की समस्या से परेशान होकर एनएसयूआई के छात्रों के साथ बड़ी तादाद में लोग बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे और डी कार्यालय में तालाबंदी कर बिजली विभाग ऑफिस के कूलर, पंखे व लाइट बंद कर विरोध जताया और कहा कि इस भीषण गर्मी में लोग बिजली के लिए परेशान हैं और विभाग मनमानी कर भारी भरकम बिल भेज रहा है। वहीं उपभोक्ताओं को लगातार परेशान किया जा रहा है। एनएसयूआई द्वारा किए जा रहे हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाइश देते हुए मामले को शांत करा लिया गया। एनएसयूआई के छात्रों ने बड़ी तादाद में नगर के लोगों को लेकर बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया, वहीं पर धरने में भी बैठ गए। लोगों का आरोप है कि जिले भर में बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की तानाशाही देखी जा रही है।
एक तरफ जहां लोग बिजली की समस्या से हलाकान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके घरों में भारी भरकम बिल भी भेजे जा रहे हैं। साथ ही लाइनमैन व अन्य कर्मचारी अवैध वसूली भी कर रहे हैं। इन तमाम समस्याओं को लेकर बड़ी तादाद में लोग अमैया स्थित शहर संभाग कार्यालय में एनएसयूआई के आह्वान पर एकत्रित हुए और बिजली विभाग के डी कार्यालय में ताला जड़ दिया। साथ ही विभाग के समस्त लाइटें बंद कर दी गईं। इसके अलावा कूलर पंखे भी बंद कर दिए गए। वहीं पर एनएसयूआई का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत कराया। धरना प्रदर्शन एवं विरोध कर रहे एनएसयूआई नेता अनूप सिंह चंदेल के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा था। बिजली विभाग की समस्या से परेशान लोगों का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। पिछले 2 महीने से लगातार जब से गर्मी आई है, बिजली विभाग की लापरवाही से लगातार बाढ़ के अंदर रात में लाइटें 2-2 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे के लिए लाइटें चली जाती है और बार बार अवगत कराने के बाद बार बार ज्ञापन दिया। यहाँ के ई और सी को मैंने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। ये करैया मंडी के निवासी हैं। इनके यहाँ पिछले 1 महीने के अंदर लगातार पंखे तक नहीं चलते हैं, लाइटें नहीं है। इस गर्मी में 45 डिग्री के टेम्परेचर में रहने के लिए मजबूर हैं और आज हम लोगों ने आके यहाँ पे ज्ञापन धरने पे बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग की समस्या का निदान नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग बिजली विभाग के ऑफिस के अंदर की लाइटें और पंखे नहीं चलने दूंगा। और जब तक हम लोगों का निदान नहीं होता है और इस जो बिजली विभाग की लापरवाही है, यहीं बगल में इटाहा गांव है जहाँ पे 400 घर अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं और इनके बिजली के बिल अभी आप देखिएगा, ये 2600 रुपए, 2400 रुपए, 2-2 हजार रुपए बिजली के बिल आ रहे हैं। 2400, 2600 रुपए, 2000 बिल आ रहे हैं। किस बात के बिल ले रहे हो आप? जब आप लाइट नहीं दे रहे हो, 45 डिग्री के टेम्परेचर में ये लोग बिना लाइट और पंखे के रहने के मजबूर हो रहे हैं, तो किस बात की बिल? नाम छोटे लाल तिवारी, निवासी लक्ष्मण बाग रीवा का रहने वाला हूँ। मैं 1 नंबर का बिल जमा करता हूँ। इनके यहाँ का लाइनमैन पैसा मांगता है और अच्छे लाल तिवारी जाके जबरदस्ती केस बनाया है और अच्छे लाल तिवारी जी जबरदस्ती केस बनाते हैं। वहाँ हमारे पोल के बाहर टीवी डिस्क का तार है, उसको ये जबरदस्ती बोलते हैं कि आपने लाइन चोरी की है। अधिकारियों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। वहीं इस संबंध में बिजली विभाग का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। क्या बताएं, मांग तो पहले इन लोग ने बताया नहीं है और ऑफिस में डी साहब के चैम्बर में ताला बंद करा गया है जो कि सही नहीं है। प्लस कार्यालय के ऑफिस अंदर कैश सेक्शन वगैरह सबके लाइट वगैरह बंद की गई है जो सही नहीं है। जो भी मांग रहती हैं आपको ज्ञापन के साथ में देना चाहिए जो उचित रहता है। केबिल की उनकी समस्या है करैया में, तो केबिल की समस्या, केबिल अपने पास कल आ गई है, शेडोल से बुलाया गया है तो केबिल भेजी जा रही है उनके यहाँ। लाइट भी बंद कर दी गई है, बोल रहे मांग पूरी नहीं होगी नहीं। तो मांग पूरी होगी तो ये नहीं है कि आप कार्यालय के ऑफिस की लाइटें बंद कर दें, है ना। आप अपनी तरफ से अपना पक्ष रखते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, है ना। किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है। जो आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं उनको परेशान कर रहे हैं, अंदर बाहर नहीं होने दिया जा रहा है। ये चीज़ सही नहीं है। काम अपनी जगह पे है कि काम उनका कराया जा रहा है। कार्यालय के अंदर कर्मचारी के अंदर वहाँ लेडीज़ कर्मचारी भी हैं हमारे यहाँ, वहाँ आप उल्टी सीधी बात की जा रही, वो सही नहीं है। कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव को बताया विसंगतिपूर्ण। पत्रकार वार्ता के माध्यम से भाजपा सरकार पर लगाए कई आरोप और कहा कि इस चुनाव में लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कूटरचित तरीके से आरएसएस के इशारे पर चुनाव करा रही है, जो अत्यंत निंदनीय है। नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। मध्य प्रदेश पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है, परंतु जिन परिस्थितियों में यह चुनाव कराया जा रहा है यह काफ़ी विसंगतिपूर्ण और मिले हुए अधिकारों को छीनने का कार्य किया जा रहा है और भाजपा सरकार द्वारा आरएसएस के इशारे पर कूटरचित तरीके से चुनाव कराया जा रहा है। यह आरोप है पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल का, जिन्होंने रीवा पहुंचकर सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अनेकों आरोप लगाए और कहा कि इसकी हम घोर निंदा करते हैं।
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन के बाद वह सोमवार को रीवा पहुंचे, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल द्वारा संभागीय पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए नगरीय व पंचायत चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक्ट बनाया गया था। प्रदेश में चुनाव कराए जाने को लेकर जो भारतीय संविधान में प्रावधान था, कोई भी राज्य जनसंख्या के अनुपात में अपना एक्ट बनाकर रोटेशन तथा आरक्षण करके चुनाव करा सकते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत चुनाव कराए जा रहे थे। भारतीय संविधान में 5 साल में रोटेशन प्रक्रिया अनिवार्य है। 4 महीना इनने काम किया नहीं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट लगाई और जीरो कर दिया कि बिना आरक्षण के चुनाव कराया जाए, तो इनने 10 दिन में कौन सा डाटा बना के पेश कर दिया था। अगर ये मेहनत किए होते और मेहनत करते, 4 महीने का टाइम था, 4 महीने में डाटा तैयार कर सकते थे। और सच बात तो ये है कि यूपीए गवर्नमेंट ने 2011 में जाति जनगणना पूरे देश में कराई थी, और हर राज्यों के पास वो रिपोर्ट है। राज्य सरकारें चाहे तो उस रिपोर्ट के आधार पर पेश कर सकते थे और वो व्यवस्था बन सकती थी। पर सच बात ये है कि इनकी नीयत में खोट है, ये सारी व्यवस्था ख़त्म करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आज किसी भी विभाग में आप चले जाइए, सब जगह आउटसोर्स पे कर्मचारी काम कर रहे हैं। जब आउटसोर्स में कर्मचारी काम करेंगे तो आरक्षण का कोई विषय नहीं है। आप बता दें कितने SC ST OBC का तो चलो 14% आरक्षण था, पर SC ST का तो था। आज बता दें SC ST परिवार के लोग बता दें कि कितने लोगों की 15 वर्षों में भर्तियां हुई है, कितने लोगों को नौकरी मिली है। जो भी नौकरियां मिली थी, कांग्रेस सरकार ने जो विकेंद्रीकरण किया था, अधिकार संपन्न बनाया था, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, पंचायत कर्मियों की भर्ती हो, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता का तो रोटेशन में चलता रहता है, पर वो भी उसमें क्या खेल चल रहा है वो तो ये सरकार वाले ही जानते हैं कि क्या खेल खेल रहे हैं। पर जो अधिकार मिला था वो अधिकार ख़त्म करने का काम किया, कोई भर्तियां नहीं हुई। आज अगर रोजगार सहायक पंचायतों में काम कर रहे हैं, मनरेगा जैसी योजना कांग्रेस सरकार लेके नहीं आती तो आज 23,000 जो रोजगार सहायकों को नौकरी मिली है वो नहीं मिलती। मनरेगा से ही भुगतान हो रहा है रोजगार सहायकों का। और दुर्भाग्य की बात तो ये साहब, मनरेगा का जहाँ उपयोग होना चाहिए उस मनरेगा का वहाँ उपयोग नहीं हो रहा है। सरकारी अधिकारियों के यहाँ जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आप पता करिएगा कि कहाँ से भुगतान हो रहा है। उनके गाड़ी बंगले में सारी व्यवस्था मनरेगा योजना के तहत हो रही है, जबकि नदी पुनर्जीवन का काम होना था, पेयजल संरक्षण का काम होना था, अन्य दूसरे काम होने थे। आज सब JCB से काम हो रहे हैं, गरीब मजदूरी का मौका नहीं मिल रहा है। संबल योजना जो नया सवेरा करके कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था, कोई योजना कांग्रेस सरकार ने बंद नहीं की थी। आज आप बताइए, हमारे सिहावल ब्लॉक में ही हमारे जनपद में 219 केस पेंडिंग है। आज प्रदेश में जो विषम परिस्थितियां निर्मित हुई हैं वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बिना रोटेशन तथा पुराने आरक्षण व्यवस्था में चुनाव कराने का बिगुल बजते हैं। लोग न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। हाई कोर्ट में सरकार द्वारा सही ढंग से पक्ष नहीं रखा गया। RSS के मोहन भागवत ने बहुत पहले ही कहा था, आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए। उसी एजेंडे को पूरा करने के लिए यह ताना बाना बुना गया। आप खुद सुनिए कांग्रेस नेता ने क्या कहा। क्या स्थिति हो गई है। एक बार कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिपल टेस्ट, वहाँ ख़त्म कर दिया आरक्षण। बोला सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया मध्य प्रदेश सरकार को ट्रिपल टेस्ट, मतलब आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूप से पूरा सर्वेक्षण करके आप डाटा पेश करिए। दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का ये है कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त आयोग है, वो आयोग में ताला डला है। वो उनके जो चेयरमैन हैं धनौपिया जी स्टे पर हैं, कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, पर ताला सरकार का डला हुआ है, वहाँ कोई काम नहीं चल रहा है। ऐसे ही महिला आयोग के जो चेयरमैन शोभा ओझा जी हैं, वहाँ भी ताला डला हुआ है। SC ST आयोग के पूर्व सांसद अहिरवार जी, जो आनंद अहिरवार जी हैं, उसके चेयरमैन हैं, कोर्ट से स्टे है, चेयरमैनशिप गई नहीं है, पर ताला डला हुआ है। ये कैसे हम कह दें, ये बार बार राग अलापते हैं कि ये SC ST OBC महिलाओं के हिमायती है, तो इन आयोगों पे ताला क्यों डला है?
क्या भाजपा के नेताओं को, भाजपा सरकार में बैठे मंत्री मुख्यमंत्री को ये दिखाई नहीं देता कि इन वंचित वर्ग को आयोगों का गठन किस लिए किया गया था? फिर ये तथाकथित एक फर्जी आयोग का गठन करते हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। किसका कल्याण हो रहा है? कल्याण हो रहा होगा जिनको बत्ती मिल गई, गाड़ी घोड़ा मिल गया, चेयरमैन कोई बन गया, कोई सदस्य बन गया, और ऐसा डाटा लेके सुप्रीम कोर्ट में विशेष विमान से जाते हैं, लोग स्टेटमेंट जारी करते हैं, विशेष विमान से भेजा गया और ऐसा डाटा पेश किया कि 27% जो आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लोगों को निकाय चुनाव में मिला हुआ था वो छिन गया। और फिर उससे भी ज़्यादा निर्लज्जता हो गई साहब, अभिनंदन समारोह मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी माला पहन रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माला पहन रहे हैं, मंत्रियों को, भाजपा के नेताओं को निर्देशित किया जा रहा है कि वार्डों में जाइए, पंचायतों में जाइए और बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरक्षण दिया है। बरसात पूर्व बाढ़ से बचने सिखाए जा रहे गुर। होमगार्ड व एसडीआरएफ की टीम को बाढ़ से बचने की दिशा में तैयार किया जा रहा है। इसी बात को लेकर विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए अखाड़ घाट से बिछिया तक का स्थान सुनिश्चित किया गया है। आगामी मानसून सत्र के पूर्व बाढ़ से बचाव की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए 23 मई सोमवार से 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस एसडीआरएफ व होमगार्ड के जवानों को ओबीएम माउंटिंग तथा मोटर बोट हैंडलिंग की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के लिए बिछिया घाट से लेकर अखाड़ घाट तक का स्थान निश्चित किया गया है। इस दौरान होमगार्ड टीम के कोच शंभू पांडे एवं एसडीआरएफ टीम के कोच विनीत शुक्ला मौजूद रहे, जिनके द्वारा यह प्रशिक्षण दिया गया और आगे भी प्रशिक्षण जारी रहेगा। इनोवा से लाई जा रही नशीली कप सिरप पकड़ाई। हनुमाना पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही और बड़े तादाद में अवैध नशीली कप सिरप जब्त की है। पकड़ी गई नशीली कप सिरप की कीमत तकरीबन 6 लाख रुपए बताई गई है। रीवा जिले में अवैध नशीली कप सिरप व अन्य अवैध कारोबार बड़ी ही तेज़ी से जारी हैं, जो अपनी जड़ जमा चुके हैं। जगह जगह नशीली कप सिरप बिकने की खबर सामने आती रहती हैं, जिस पर पुलिस की होने वाली कार्यवाही बेअसर देखी जा रही है, क्योंकि आज तक पुलिस मुख्य सरगना का पता लगाने में विफल रही है। वैसे एक बार फिर हनुमाना में थाना प्रभारी शैल यादव ने उत्तर प्रदेश बनारस से रीवा की ओर इनोवा कार में लाई जा रही नशीली कप सिरप को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि एमपी यूपी बॉर्डर में हनुमाना थाना प्रभारी ने घेराबंदी करके नशीली कप सिरप सहित वाहन को जब्त कर लिया है। वहीं तस्कर अंधेरे का लाभ उठाकर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया है। वाहन के अंदर 16 बोरियों में 25 से 30 पेटी कप सिरप मौजूद हैं। हालांकि पुलिस द्वारा नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान हनुमाना पुलिस को नशीली कप सिरप की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता मिली है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख बताई जा रही है। हालांकि पुलिस द्वारा नशीली कप सिरप सहित वाहन जब्त कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। कल देर शाम थाना प्रभारी हनुमाना शैल यादव को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ यूपी से कोरेक्स की खेप रीवा की ओर लाई जा रही है। सूचना पाके तत्काल थाना प्रभारी द्वारा घेराबंदी की गई और हनुमाना से रीवा की ओर जाने वाली रोड पे एक गाड़ी को रोका गया। इनोवा गाड़ी थी और जिसमें लगभग 15-16 पेटी कोरेक्स वहाँ से जब्त हुआ। गाड़ी काफ़ी रफ्तार में थी। जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी तो जो वहाँ पे चालक और जो उसके अन्य साथी सहयोगी थे वो पुलिस को देखते ही वहाँ मौके से फरार हो गए। तो गाड़ी और माल जब्त कर लिया गया है और मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी के नंबर के आधार पर पड़ताल की गई? हाँ, गाड़ी को इसमें शामिल किया गया है, जो हमारी विवेचना है उसमें शामिल किया गया है और जो उसमें उसके मालिक हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सूत्र सेवा बस संचालक की सरहंगई से अन्य बस ऑपरेटर परेशान। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप शहर व ग्रामीण इलाके के लोगों को यह सुविधा दी गई है, परंतु सूत्र सेवा संचालक नियम विरुद्ध व मनमानी पर आमादा है,
जिसके चलते प्राइवेट बस संचालकों में आक्रोश व्याप्त है। प्राइवेट बस संचालकों का कहना है कि पुलिस व प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए रूट पर सूत्र सेवा की बसें नहीं संचालित हो रही हैं, बल्कि अवैध तरीके से शहर में प्रवेश करती हैं, जिसके चलते प्राइवेट बस संचालकों का व्यवसाय पूरी तरह से चौपट है। जबकि कोरोना काल के संकट में अभी भी बस संचालक उबर नहीं पाए। साथ ही जो टैक्स माफ़ी की घोषणा की गई थी वह भी अभी तक माफ़ नहीं की गई है। ऐसे में बस संचालक परेशान हो रहे हैं। गत दिवस की बात करें तो रेलवे तिराहे में बनाए गए अस्थायी बस स्टैंड में बस संचालकों के बीच विवाद हो गया। विवाद की यही स्थिति सूत्र सेवा की बसों के शहर से गुजरने को लेकर निर्मित हुई। प्राइवेट बस संचालकों का आरोप है कि सूत्र सेवा की बसों को रेलवे तिराहे से होकर गुजरना है, जबकि इस रूट में बस स्टैंड बाईपास होकर निर्धारित किया गया है। गत दिवस रेलवे तिराहे से होकर सूत्र सेवा की बस जैसे ही निकली, कुछ प्राइवेट बस संचालकों ने गाड़ी आगे लगाकर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस बस संचालक को थाने लेकर आ गई, जहां बड़ी तादाद में शहर के बस संचालक सिविल लाइन थाने में एकत्रित हो गए और अपनी समस्याओं से थाना प्रभारी को अवगत कराया। जिसके बाद सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बस संचालकों को समझाइश देते हुए कहा कि जो भी निर्देश शासन प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं उसका पालन कराया जाएगा। इसके अलावा यातायात डीएसपी मनोज शर्मा ने बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार प्रहलाद सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान बड़ी तादाद में अन्य बस संचालक मौजूद रहे। ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि सूत्र सेवा के संचालन को लेकर जो पूर्व में व्यवस्था बनाई गई है उसका पालन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बस स्टैंड को जल्द ही शिफ्ट कराने की प्रक्रिया की जा रही है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 900099222332 और 9425470430। धन्यवाद।